गंगा के इकलौते बेटे विजय ने निर्मला नाम की एक गरीब अनाथ लड़की से शादी की। निर्मला को गंगा बिल्कुल पसंद नहीं थी और न ही गंगा की बेटी राधा को। वो दोनों बस हमेशा उसे तंग करते रहते थे। विजय पैसे कमाने के लिए शहर जा चुका था। विजय के शहर जाने से गंगा और राधा को मौका मिल गया था निर्मला को सताने का। एक दिन गलती से राधा के हाथ से गंगा का चश्मा टूट गया। हे भगवान, मेरे हाथ से तो माँ का महंगा चश्मा टूट गया। ये चश्मा तो बहुत महंगा था, भैया शहर से लेकर आए थे। अगर माँ को पता चला ना तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। ओझ बोझ होकर राधा घर के बाहर गई तो उसने देखा निर्मला आंगन में झाड़ू लगा रही है। राधा निर्मला से बोली, अरे भाभी, क्या फालतू काम करती रहती हो? देख नहीं रही माँ का कमरा कितना गंदा है, जाकर सफाई करो। राधा दीदी, माँ का कमरा तो मैंने सुबह ही साफ किया था। तो फिर ठीक से काम करो, कम से कम माँ के कमरे में जाकर झूठे बर्तन तो उठा लो। जाओ, जाकर साफ करो, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। ये सुनकर निर्मला अपना काम छोड़कर अपनी सास के कमरे में गई कि उसने देखा उसकी सास का बहुत महंगा चश्मा टूटकर जमीन पर पड़ा है। निर्मला कुछ कर पाती उससे पहले ही राधा अपनी माँ को लेकर वहाँ आ गई। क्या तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता? देख रही हो ना माँ, तुम्हारा कितना महंगा चश्मा तोड़ गया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया इसने। आप ही कैसी बातें कर रही हैं दीदी, मैंने नहीं तोड़ा इसे। आपने तो मुझे यहाँ बर्तन लेने भेजा था और ये तो पहले से ही टूटा पड़ा है। ये सुनते ही राधा रोने की एक्टिंग करने लगी। माँ, ये कहना चाहती है कि आपको इतना महंगा चश्मा मैंने तोड़ा, क्या मैं आपका नुकसान कर सकती हूँ? मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है ये। अरे मेरी गुड़िया, रो मत रो मत। ये करमचली मनोज जहाँ कदम रखती है बस काम बिगाड़ती है। इस घर में जितना भी सामान है उसमें से एक भी तो अपने घर से लाई है क्या, जो नुकसान पर नुकसान करती रहती है? ना जाने किस घड़ी में मेरे बेटे को इस मनोज पर दिलाया था। खड़ी खड़ी आंसू क्या बहा रही है? जा दफा हो यहाँ से। निर्मला सिसकते हुए वहाँ से चली गई और फिर से घर के कामों में लग गई। इतने में ही फोन की घंटी बजी। निर्मला जानती थी कि ये उसके पति का ही फोन है कि तभी गंगा सबसे पहले फोन उठा लेती है। हाँ बेटा, हाँ, हम तो यहाँ ठीक है, हमारी चिंता मत कर। बस तू नहीं है ना यहाँ तो बहू के राज ही राज है। सुबह 10 बजे सोकर उठती है, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है बेटा, पर कोई क्या कर सकता है तो मेरे बेटे की पसंद ना। अपने पति से ये सारी बातें करता देख निर्मला को बहुत बुरा लगा। निर्मला ने आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया था कि तभी थोड़ी देर बाद जंगल से लकड़ी लाने का समय हो गया। निर्मला रोज की तरह चूल्हा जलाने के लिए जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगी। आज भी वो नंगे पांव हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल जा पहुंची और लकड़ियां काटकर घर ले आई। शाम को वो बड़ी ही मुसीबतों के साथ खाना बनाती है। सबके खाने के बाद निर्मला जैसे ही खाना खाने बैठी तभी उसकी सास उसकी थाली छीनते हुए बोली, क्यों रे नासपिटी, आज तूने गली के कुत्तों को रोटी नहीं दी? देख कैसे घर के बाहर बैठे हैं। रसोई घर में रोटी नहीं बची, ला इसे दे रे, कुत्तों को खिला देती हूँ। ऐसा कहकर गंगा निर्मला के हाथ से थाली लेकर वहाँ से चली गई। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कल भी मुझे खाना नहीं मिला और आज भी मैंने कुछ नहीं खाया। ये सारी बातें अगर गलती से भी उन्होंने सुन ली तो मुझे बहुत मारेंगे। निर्मला चुपचाप सो गई। तभी उसे गंगा और राधा के बात करने की आवाज आई। माँ, भैया की शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे हमने, लेकिन इस कलंक ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। न जाने कहाँ से आ गई जिंदगी में। ना तो दिखने में सुंदर है और न ही हमारे किसी काम आती है, बिल्कुल कलंक। अगर आप बंसी काका की बेटी को लाती ना बहू बनाकर तो ना ढेर सारा दहेज लेकर आती इस घर में, सोना चांदी, एसी, फ्रिज, सब कुछ। तू सही कह रही है बेटी, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे तैसे इस कलंक को अपने बेटे के आने से पहले खत्म कर दूं और लगा दूंगी कोई ना कोई बहाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद अपने बेटे की शादी धूमधाम से बंसी की बेटी से करा दूंगी। अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आएगी और बाद में तो लेना देना होता ही रहेगा। ये सारी बातें निर्मला सुन रही थी। गंगा और राधा को लग रहा था कि निर्मला सो गई, लेकिन असल में वो जाग रही थी। ये सब सुनकर निर्मला को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह उठकर वो सारा काम खत्म कर लेती है और जंगल जाने से पहले अपने लिए 2 रोटियां बांधकर छुपा लेती है। पूरे दिन तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, बाहर जाऊंगी तो वहाँ चुपके से खा लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। निर्मला जंगल में लकड़ियां काटती है और घर आते समय उसे याद आया कि उसके थैले में तो रोटियां रखी है। अरे, काम के चक्कर में तो मैं भूल ही गई खाना खाना। निर्मला एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने ही वाली थी
कि तभी उसके सामने से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही थी। बड़ी धूप हो रही है, क्या थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाऊं बेटी? अरे क्यों नहीं माँ जी, बैठिए ना। बूढ़ी अम्मा बहुत देर से निर्मला के खाने को निहार रही थी। निर्मला समझ गई कि अम्मा को बहुत भूख लगी है, इसीलिए निर्मला अम्मा को वो रोटियां खाने को देती है। माँ जी आप ये रोटी खा लीजिए, एक आप खा लो एक मैं खा लूंगी। अम्मा रोटियां खाते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। लेकिन एक रोटी खाने के बाद भी अम्मा की भूख शांत नहीं हुई, इसीलिए निर्मला अपनी दूसरी रोटी भी अम्मा को दे देती है। अरे भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटी, आज तो तुमने मुझे खाना खिला दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है माँ जी। उसके बाद अम्मा वहाँ से चली गई। लेकिन निर्मला उदास मन से कहने लगी, अब मैं क्या खाऊंगी, रोटियां तो अम्मा को खिला दी, पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है माँ जी का यही प्लान है कि वो मुझे भूखे प्यासे मार डाले। मेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? मेरे माँ बाबा के जाने के बाद विजय ही एक सहारा मिला था, लेकिन विजय तो शहर में है, उसे मेरे हाल का कोई अंदाजा नहीं। कल मरती हूँ तो आज ही मर जाऊं। कि तभी उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की आवाज आई, बेटी ऐसी अपशगुन बातें तू मत बोल, बुरा उन लोगों का होगा जो बुरा करते हैं। ये तो माँ की आवाज है। माँ, माँ कहाँ हो? कि तभी निर्मला के सामने उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा प्रकट हुई। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काश मैं आपको गले लगा पाती, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी बहुत याद आती है माँ, पर थोड़े दिनों बाद मैं आपके पास आऊंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी गुड़िया, बहुत समझदार है मेरी बच्ची और एक अच्छे इंसान भी, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं भगवान से मांगकर तुम्हारे लिए ये जादुई लिपस्टिक लेकर आई हूँ, ये लिपस्टिक लगाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें देख लिया, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहते ही निर्मला की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। निर्मला बेचैनी के साथ अपनी माँ को ढूंढने लगी। लगता है माँ चली गई। माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक सहारा मिल गया है मुझे, और उनके हाथ से ये लिपस्टिक लेकर तो मैं धन्य हो गई। निर्मला फौरन वो लिपस्टिक लगाकर बोली, ना जाने मेरे पति कहाँ है, किस हाल में है, उनसे बात किए तो बहुत समय हो गया, उनको देखने का जी कर रहा है। तभी निर्मला को याद आया कि शाम होने वाली है और उसे घर जाकर खाना बनाना है। निर्मला लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर उठा लेती है और घर की तरफ निकल पड़ी। घर पर जाकर वो देखती है कि उसका पति पहले से ही वहाँ मौजूद है। देखा बेटा, ऐसे ही पूरे दिन घूमती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती, और तो और इसे बाहर की औरतों ने टोक दिया था आज, इसीलिए लकड़ियां लाने चली गई। अपने पति को देखकर निर्मला कुछ ना कह सकी। आप आ गए जी, मैं आपको ही याद कर रही थी, मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए ना। ये तुम क्या कह रही हो निर्मला? क्या मेरी माँ और मेरी बहन तुम्हें दुख देते हैं? बल्कि दुख तो तुम इन्हें दे रही हो, फिर भी मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला। ये सुनते ही निर्मला बिल्कुल टूट गई। भैया, मुझे आपसे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन भाभी का चक्कर गैर मर्दों से भी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी निर्मला, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। ऐसा मत कहिए, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं है। माँ, राधा दीदी ने सच बताओ, प्लीज सच बताओ, मैं क्या करूँगी? आपके सारे दुख मुझे मंजूर है, पर प्लीज इन्हें सच बताओ। निर्मला के ऐसा कहते ही जादुई लिपस्टिक अपना कमाल दिखाना शुरू करती है और दोनों माँ बेटी खुद ब खुद रोते हुए सच बोलने लगे। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन बेटा तेरी पत्नी को हमने 3 दिन से खाने को कुछ नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए और तेरी शादी बंसी की बेटी से हो जाए, ताकि ढेर सारा दहेज आए घर में। भैया, भाभी तो पूरे दिन काम करती है, हम ही तो उनसे सारा काम कराते हैं। हमने भाभी के बारे में आपसे जो भी कहा सब झूठ था, पर आज अचानक पता नहीं आप कहाँ से आ गए और हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। पर माँ, मैं ये सब नहीं कहना चाहती, पता नहीं मेरी जुबान अपने आप चल रही है। ये सब सुनकर निर्मला समझ गई थी कि जादुई लिपस्टिक का ही कमाल है। माँ, अच्छा हुआ कि आपने मुझे सब अपने मुंह से बता दिया, वरना तो मुझे यकीन ही नहीं होता। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ एक और दिन नहीं रुकने दूंगा। निर्मला, अपना सामान बांध लो और इन दोनों की तरफ मैं कभी नहीं मुड़कर देखूंगा। निर्मला, अपना सामान बांध लो और इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी की कोई बात नहीं है जी, मैं आपके साथ रहूंगी, खुश रहूंगी, चाहे आप मुझे सूखी रोटी खिलाना। गंगा अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन विजय ने अपनी माँ की एक ना सुनी और वो अपनी पत्नी के साथ शहर आ गया। निर्मला को स्वर्गवासी माँ की जादुई लिपस्टिक के कारण इंसाफ मिल चुका था। अब वो अपने पति के साथ शहर में रहा करती थी।